हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है, परीक्षा बिल्कुल करीब है। जितना करीब परीक्षा होता है उतना ज़्यादा आनंदमय समय होता है, नहीं? वो घड़ी आ गई जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी अब बहुत करीब आ चुकी है। तो आप लोग को करना क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। हमें जो करना था अब सब चीज़ हो गया। जैसे भोज होता है, भात होता है, घर में कोई फंक्शन होता है, तो जब तक फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है तब तक लगता है ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जिस दिन घर में शादी होता है पता ही नहीं चलता है क्या करना है। कुछ समय के बाद कहानी ख़त्म हो जाता है। तो वो मुहूर्त अब आ गया है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। जो करना था वो हम लोग कर चुके, अब कुछ नहीं करना है। अब आप लोग को क्या करना है? बिल्कुल शांति से, इत्मीनान से। पहली बार, इससे पहले भी और बार बार कहते हैं कि ये 3 दिन बेटा हमको दे दो। कितना? 3 दिन आप लोग हमको दे दीजिए, अदरवाइज हमको कुछ नहीं चाहिए। ये 3 दिन का समय हम आपसे मांग रहे हैं। 3 दिन के अंदर 70 से 80 लेक्चर जो हमारे द्वारा आपको दिया गया है, टोटल एक एक करके पॉलिटेक्निक का एक एक पॉइंट जितना कुछ बताया गया है, टोटल को अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए। आपको कंप्लीट करने से बेहतर तरीका से कोई नहीं रोक सकता है। बेटा 60% नंबर ले आओगे तो आपका सरकारी कॉलेज पकड़ के, हाथ पकड़ के ले जाएगा, हाथ पकड़ के ले जाएगा। और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि बस पूरा कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद घबराना नहीं है। जो भी आप पढ़ चुके हैं बिल्कुल उसी को रिवाइज कीजिए, अदरवाइज कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। तो फिर एक छोटा सा खूबसूरत सा लेक्चर जो आपका बिल्कुल डिफ़र करता हुआ, अब तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं किया। फिर भी जो छूटा बढ़ा आपको देखने को मिलेगा वो सारे कंटेंट हम लेके आपके बीच उपस्थित हैं। तो टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपका फिर से एक नया सैम्पल पेपर लेके वही शारदा क्लासेज वाला अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या कहानी है? तो पॉलिटेक्निक में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए मॉडल पेपर नंबर 15 लेके आए हैं। और ये वही खूबसूरत सा लेक्चर आपको फिर किसका? केमिस्ट्री का लेके आए हैं। तो केमिस्ट्री का लेक्चर जानते ही हैं कैसा होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस केमिस्ट्री के लेक्चर को। और इस पार्टिकुलर लेक्चर में बेटा देखेंगे कि अभी तक जो भी क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी छूटा हुआ है, जो भी कहीं से पूछा जाता होगा, जो छूटा बढ़ा जो भी होगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, लास्ट समय में लोग वही देखता है जो आवश्यकता का चीज़ होता है। जवानी ऐसे ही गुजार देता है, लोग बहुत सारा गलती इधर उधर सब चीज़ करता है, लेकिन बुढ़ापा में फिर राम 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 जपना शुरू करता है। एक ही नाम, सब चीज़ का आधार एक ही नाम होता है, सीताराम 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 जपते। ये मान लीजिए हिंदू धर्म में होता है, वैसे ही मुस्लिम में भी होगा, क्रिश्चियन में भी होगा, सिख में भी होगा, ईसाई में भी होगा। सबके अपने कुछ सिम्टम्स होते हैं। उसके हिसाब से तो मेरा जो अभी आप लोग किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, कहीं से बिलोंग करते हो, उसका एक ही धर्म कर्म होगा। जो पॉलिटेक्निक का परीक्षा देने फॉर्म भरे हुए होगा, उसका एक ही उद्देश्य होगा कि मेरा परीक्षा कैसे बेस्ट जाए। तो टू द पॉइंट फोकस वहाँ होगा। और मैं भी उसी उद्देश्य से आपको लास्ट तक लेक्चर डिलीवर करते आ रहा हूं, और अभी भी आपको दे रहा हूं कि कुछ कहीं छूट ना जाए, कुछ कहीं छूट ना जाए। अंत तक जो भी हमको करना है उसको पूरा कर लेना है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये 3 दिन हमको दे दो। अभी तक जो भी किया भूल जाओ सब चीज़। ये 3 दिन, हम पर विश्वास करो, ये 3 दिन हमको दे दो। ये 3 दिन के अंदर आपके ज़िंदगी का पूरा रूपरेखा बदल देंगे। यानी यहाँ से आपका सिस्टम ही चेंज कर जाएगा। जैसे ही आपका वहाँ सेलेक्शन होगा तो आपका सिस्टम पैटर्न ही लाइफ चेंज कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत सा लेक्चर में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं जो आपने नहीं पढ़ा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तत्वों में से 8वें समूह का तत्व है, यानी 8 नंबर समूह का तत्व कौन होता है? तो बेटा लोहा होता है। 8 नंबर समूह का तत्व कौन होता है?
लोहा होता है। 1B से स्टार्ट करेंगे, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B में जो आप पहुँचेगा तो वहाँ पर फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकल आता है, जिसको 3-3 सब ग्रुप में बांट दिया गया है। वैसे 8वें समूह की बात कर रहा था, 8A का अगर बात करता तो उसमें ऑक्टेट ग्रुप आ जाते हैं। तो 8वें समूह में आपका कौन सा आएगा? लोहा आएगा। बी सिंपल आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है, हमने आपको पढ़ाया ही है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 17 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ये है। तो ये बेटा एटॉमिक मास होता है। ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ये परमाणविक भार संख्या होता है और ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये परमाणु संख्या होता है। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास जो होगा वो किसके बराबर होता है? तो एटॉमिक मास आपका कितना दिया हुआ है? 17। एटॉमिक मास क्या होता है? परमाणु संख्या, कौन सा संख्या? परमाणु संख्या प्लस कौन सा? परमाणु संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? 17। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? तो ये 17। परमाणु संख्या कितना है? ये आपका एटॉमिक नंबर ही परमाणु संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यही कहलाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? 8। घटा दीजिएगा, 17 में से 8 गया तो कितना बचा? 9। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो नीचे में प्रोटॉन है, ऊपर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो 8 में कितना जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। जो भी जोड़ेंगे वो न्यूट्रॉन ही होगा। तो 8 में 9 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +5 होना चाहिए। बेटा क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, +1 होता है, +3 होता है, +5 होता है, +7 होता है। ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्लोरीन का नॉर्मल स्टेट में नॉर्मली आपका क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या समान रूप से होगा, वो -1 होगा। मिनिमम भी आपका क्या होगा? तो -1 होगा, -1 से कम नहीं होगा न्यूनतम। और मैक्सिमम आपका क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा +7, यानी आपका क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं तो 7 का 7 इलेक्ट्रॉन देने के भी एबिलिटी रखता है, ठीक है। वो देगा कब? जब उससे हम जोर जबरदस्ती उसको बहुत ज़्यादा खुश करेंगे। किसी से कुछ लेना हो तो उसको बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, उसका बात बुझते हैं, उसके बात के फेवर में रहते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो खुश होकर आप जो मांगिएगा वो आपको डोनेट कर देता है, वो आपको दे देता है। वैसा ही कहानी यहाँ इसको एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, तब ये देना शुरू करता है। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला नंबर है HClO3 दिया हुआ है। अब क्लोरीन का निकालना है तो हाइड्रोजन का बेटा +1 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए +1। क्लोरीन का मान लीजिए X, क्या लिखिए? X। और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 गुने 3 था, अब बराबर 0। यहाँ से निकाल दीजिए X बराबर क्या हो जाएगा? -6, उधर +6 हो जाएगा, 1 जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? +5। यानी ये आपका सही है। ये आपका क्या है? सही है। वैसे ही इसका अगर निकालिएगा तो इसका निकालिएगा तो हाइड्रोजन का +1, आप क्लोरीन का मान लेते हैं तो क्या X, और ऑक्सीजन का मान लेंगे क्या? -2 होता है, × 5 बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 1 बराबर कितना? 7। 10 - 1 बराबर 7। HClO5 दिया हुआ था। 10 - 1 बराबर क्या होगा? 7। ये पॉसिबल है? हाँ, ये 10 - 1 बराबर क्या होगा? 9। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। इसका अगर निकालेगा HClO3 का तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, क्लोरीन का मान लेंगे X, ऑक्सीजन का -2 गुने 2 बराबर 0, यानी X बराबर क्या हो जाएगा? +3। ये संभव है, बिल्कुल संभव है। और इसका अगर निकालिएगा तो ये कंपाउंड बेटा संभव नहीं, ये गलत चीज़ दिया हुआ है। इसका अगर निकालिएगा तो हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का X मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0, यानी X बराबर +7 आ जाएगा। तो ये भी कंपाउंड हमारा सही है, ये भी सही है, ये कंपाउंड आपका गलत है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो किसका ऑप्शन था? तो +5 वाला पूछ रहा था, तो +5 किसका आया? 1 आया। समझ में आ गया होगा हमने क्या बताया। बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर था, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन थे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला आपका नहीं था। जैसे आपको मैंने दिखाया, बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ था। तो इसको भूलिएगा नहीं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको दिमाग में रखिएगा बेटा। अब जो बचा हुआ समय है वो हमको दे दीजिए। आप भूल जाइए कि हमने कुछ किया, बस ये समय आप हमको दीजिए। आप देखिएगा कि 24 के बाद जब निकलिएगा एग्जामिनेशन हॉल से तो आपको एहसास होगा कि सर ने जो कहा बहुत ही बेहतर चीज़ कहा था। ऐसे तो आप पढ़े ही होंगे, जो भी पढ़ोगे 1-2 दिन में क्या कर लोगे,
बात बूझ के तो देखो, समझ के तो देखो, कम से कम 1-2 दिन समय हमको देखो तो देखो, फिर समझ में आएगा। अब कहता है वैद्युत संयोजक बंधन है, यानी क्या, चार्ज का संयोजन से बंधेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन का कंपाउंड है, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का कंपाउंड, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजन बंधन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी संयोजन बंधन होगा। अब कहता है कि वैद्युत संयोजन बंधन, तो वैद्युत संयोजन बंधन किस में होता है, तो जब मैग्नेट का रिएक्शन यानी मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होगा तब आपको आएगा। जैसे यहाँ पर अगर तोड़ दे इसको तो Mg2+, ये आपका मेटल है, ठीक है, और इसका रिएक्शन 2Cl- के साथ अगर करवाइएगा तो यहाँ पर इसके जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेंगे, इसके जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग या प्रोटॉन इसके शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसी को कौन सा बंधन बोलते हैं, वैद्युत संयोजन बंधन। प्लस और माइनस आपस में मिलकर इस बॉन्ड का निर्माण किया है। तो धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। धातु और अधातु के बीच जो बंधन बनता है उसी को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, और उसी को आपका इलेक्ट्रॉनिक कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, या फिर आपका वैद्युत संयोजक बंधन भी कहा जाता है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ऑप्शन टिक किए, ऑप्शन टिक किए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है किसका उष्मीय मान सबसे कम होता है, यानी आग सबसे पहले किस में लगेगा। कोयला को जलाइएगा माचिस लगा के तो कोयला में आग लग जाएगा, नहीं, कोयला में नहीं लगेगा, उष्मीय मान इसका ज़्यादा होता है। पेट्रोल में आग लगाइएगा, माचिस जला के धराइएगा तो क्या होगा, फट से धर लेगा, जानता होगा। डीजल में धरेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में जल्दी किस में धरेगा, इसमें धरेगा। और यहाँ किरासन में भी धरेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में यानी इससे ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा उष्मीय मान सबसे कम इसका हुआ, तुरंत धर लिया। उससे ज़्यादा उष्मीय मान इसका हो गया, उससे ज़्यादा इसका हो गया, और उससे भी ज़्यादा किसका हो गया, कोयला का हो गया। उष्मीय मान कम होने का मतलब क्या, किसी भी सब्सटेंस को कितना जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है। माचिस धरा के ऐसे ही दीजिएगा, तिल्ली धराइएगा, तुरंत आग लग लेगा, यानी उष्मीय मान उसका बहुत कम है। इग्नियस टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु में आग लगाया जाए तो तुरंत धर ले। जैसे लकड़ी आपका भीगा हुआ है तो वो लकड़ी पहले वो सूखेगा, उसका पानी वहाँ से बाहर निकलेगा, जब वो सूख जाएगा, सूखने के बाद वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद एक समय आएगा तो कुछ समय के बाद वो लहरना शुरू करेगा। कागज है, आग लगाइएगा तुरंत लहरना शुरू कर देगा। पेट्रोल है, उसमें भी तुरंत लगेगा। कोयला है तो उसको आग धराना पड़ता है, लकड़ी को आग धराना पड़ता है, कागज डाल के, तेल डाल के धराते हैं ना। तो पूछ रहा था उष्मीय मान तो सबसे कम किसका होगा, पेट्रोल का, तुरंत धर लेता है आग उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3d10 4s1। अब कहता है कि इसमें तो सबसे अंतिम कक्षा कौन है, डी ब्लॉक का। तो इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में चला गया इट मीन्स क्या, यानी किसी भी जैसे मान लो सोडियम लेते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11 होता है, नाम लिखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और कितना 3s2 4s1, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जा रहा है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है। इट मीन्स क्या, ये आपका किसका एलिमेंट होगा, तो एस ब्लॉक का, x ये आपका एस समूह का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वैसे ही आपका और दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, क्या सोडियम के बाद एल्युमिनियम मैग्नीशियम ले लीजिए। तो मैग्नीशियम का एग्जांपल देखिएगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 के बाद क्या 4s2 3s2 2 4 1s2 2s2 2p6। अच्छा इसका गलती, यहीं तो गलती कर दी है, यहीं गलती है क्या, यहाँ 3s1 होगा और यहाँ पर क्या होगा 3s2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3s2, 10 और 2 12, तो ये भी किसका एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। वैसे ही आप दूसरा ले लीजिए, जैसे क्लोरीन ले लीजिए, तो क्लोरीन का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 3p5 कितना 2 4 10 12 5 17 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसका कितना 12 होता है, इसका कितना होता है 17 होता है। तो जैसे ही आप इसके हिसाब से लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है,
पी ब्लॉक का एलिमेंट है। एस में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाके खत्म हो जाएगा यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। पी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा, पी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाके खत्म हो जाएगा यानी पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाके खत्म हो जाएगा यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। एफ में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाके खत्म हो जाएगा यानी एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यहाँ पर किस में जाके खत्म हुआ है? डी में जाके खत्म हुआ है यानी ये एलिमेंट किसका होगा? डी ब्लॉक का। तो समझ में आ गया। तो समूह अगर पूछेगा किस तत्व में है तो आंख बंद करके बेटा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखिएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाता है ये दिमाग में रखना है। एस में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाके खत्म हो गया यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस समूह का होगा। पी में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाके खत्म हो रहा है इसका मतलब पी का एलिमेंट होगा। और डी में खत्म हो रहा है यानी डी समूह का होगा। और एफ में जाके अंतिम इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है इसका मतलब वह एफ समूह का तत्व होगा। समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने दिखाया और इसके तरीके बता दिए। अब आप ऐसे बना सकते हैं कि क्या सब हो सकता है, टोटल का टोटल संभावना आप दिखा सकते हैं आराम से। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। कहता है साबुन होता है, बहुत पढ़ाएं भाई। उच्च वसा अम्लों का एस्टर, वसा अम्लों का ग्लिसरीन, वसा अम्लों का क्या कहता है? उच्च वसा अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम का लवण। सोडियम वाला क्या होता है? हार्ड होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, हम पढ़ा भी चुके हैं, बहुत पढ़ाएं साबुन सरफ के विषय में। ये आपका सॉफ्ट होता है और किस फॉर्म में होता है? तो ये आपका द्रव के फॉर्म में होता है। और क्या होता है? तो उच्च वसा अम्ल वाले होते हैं। ठीक है, कौन सा? तो साबुन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा हुआ क्या? हाँ, कुछ आता है जहाँ एक्स्ट्रा नया कुछ लाते हैं जो आपको पूछा है लगता है उसको हम बहुत खूबसूरती से उतार के लाते हैं। जैसे देखो उतरा हुआ है आपके सामने, यहाँ भी समझा सकते थे, बता सकते लेकिन कम समय लगे। वांडर वाल नियतांक बी के लिए कौन सा सही है? आपको डायमेंशन दे दिया है सबका, डायमेंशन यानी सबका बीमा दिए हुए है, क्या होगा नहीं होगा। तो बेटा वांडर वाल इक्वेशन क्या होता है? पहला चीज़ तो ये होगा, ये गैसीय अवस्था का समीकरण होता है। वांडर वाल किसका इक्वेशन दिया था? तो गैसीय अवस्था का इक्वेशन दिया था, यानी इक्वेशंस ऑफ गैसियस स्टेट। यानी गैसियस स्टेट का बहुत सारे इक्वेशन पहले भी थे। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े थे नहीं? उसके बाद आपको चार्ल्स का लॉ था, बॉयल्स का लॉ था, गे-लुसेक्स का लॉ था, एवोगाड्रोज का लॉ था। ये सारे गैसे के नियम देने वाले लोग हैं। ठीक है, टोटल का टोटल। वैसे ही वांडर वाल भी आपका गैस का एक नियम दिया था। वांडर वाल एक फोर्स होता है जो गैसियस पार्टिकल्स के बीच लगता है और एक दूसरे को गैसियस स्टेट में बॉन्ड बांध करके रखता है। उसी फोर्स को हम लोग वांडर वाल फोर्स बोलते हैं। तो कहता है कि ये गैसीय अवस्था का एक इक्वेशन दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो वांडर वाल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? आपको पूछ सकता है कि वांडर वाल इक्वेशन जो है वो किस अवस्था का इक्वेशन है? तो लिखिएगा गैसियस अवस्था का इक्वेशन है। किसका? गैसियस अवस्था का इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि वांडर वाल इक्वेशन को किसने दिया था? तो वांडर वाल्स ने दिया था। नाम से ही क्लियर है, गैस का जितना नियम दिया वो सब नाम से। गे-लुसेक्स नाम है, उसके बाद आपको चार्ल्स नाम है, ठीक है, बॉयल्स नाम है, एवोगाड्रोज नाम है, ठीक है, वैसे ही आपका वांडर वाल नाम है। तो कौन दिया था? वांडर वाल दिया था। कब इस इक्वेशन को दिया गया था? इस समीकरण को कब दिया गया था? तो 1877 में दिया गया था। इस समीकरण को क्यों लाया गया? तो बेटा वास्तविक गैस जो होता है वो रियल गैस आपको आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। आइडियल गैस इक्वेशन जो हम लोग पढ़े थे, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, जहाँ पी प्रेशर था, वी वॉल्यूम था, एन नंबर ऑफ मोल्स था, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था और टी आपका टेम्परेचर था। तो पी वी बराबर एन आर टी जो समीकरण आइडियल गैस आदर्श गैस का समीकरण जो आप पढ़े थे, आदर्श गैस समीकरण जो पढ़े थे, उसको वास्तविक गैस पालन नहीं करता है। तो उसके लिए वांडर वाल ने क्या किया कि एक गैस का नियम बनाया, यानी जिसको रियल लॉ यानी रियल गैस जो वास्तविक गैस जो है किस नियम को फॉलो करेगा उसी नियम को बनाने का काम कौन किया? वांडर वाल किया। तो वांडर वाल जो गैस का नियम दिया उस गैस के नियम को पालन कौन करता है? तो जो वास्तविक गैस है, जो हमारे नेचर के वास्तविक रियल गैस है, वो आपके वांडर वाल इक्वेशन का फॉलो करता है, वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इन्होंने दिया था। इक्वेशन क्या होता है हमने आपके सामने लाया है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी, वी माइनस एन बी अपॉन एन आर टी। इसमें कौन क्या होता है सब लिख दिए। आर आपका सार्वत्रिक गैस स्थिरांक होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। टी आपका क्या होता है? तापमान होता है। पी आपका दाब होता है। वी आपका वॉल्यूम आयतन होता है। ए और बी क्या होते हैं? नियतांक होते हैं। हमारा क्वेश्चन किससे था? तो बी नियतांक से क्वेश्चन था। किससे था? बी नियतांक से। तो बी क्या होता है? तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि बी आपका वॉल्यूम पर मोल होता है।
मोल तो आपका संख्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मोल का कोई इकाई नहीं होगा। तो वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम का क्या होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बी इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और तीनों एक्चुअल में आपको लेंथ ही होते हैं, तो तीनों का LQ हो जाएगा। नहीं, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही खूबसूरत चीज़ था। एक बार और बताते हैं, वांडर वाल क्या दिया था, तो गैसियस स्टेट का इक्वेशन दिया था। वांडर वाल क्या दिया था, गैसियस स्टेट का इक्वेशन दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो वांडर वाल के द्वारा दिया गया था। कब दिया था, तो 1877 में दिया गया था। अब क्यों दिया था, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं, आदर्श गैस समीकरण जो होता है PV बराबर nRT, उसको वास्तविक गैस पालन नहीं करता, कुछ हद तक बिल्कुल पालन 9 के बराबर करता है। तो आखिर आदर्श गैस की समीकरण को वास्तविक गैस, आदर्श गैस समीकरण का पालन वास्तविक गैस नहीं करता है, तो वास्तविक गैस किस नियम के अधीन काम करता है, तो उसके लिए वांडर वाल ने क्या किया कि एक गैस का नियम बनाया, जिसको वांडर वाल गैस इक्वेशन नाम रखा गया। और वांडर वाल गैस इक्वेशन हमारा ये है जो आपको दिया गया है, इसमें ये सब टर्म है। हमको बी के विषय में पूछ रहा था, हमने बी के विषय में आपको बता दिया। इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विरंजक आपको पहले ही बताए हैं, विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण बेटा CaOCl2 होता है। CaOCl2 आपका विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक होता क्या है, तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि विरंजक क्या होता है। विरंजक मतलब नाम से ही पता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसको डालने के बाद कलर को डिसकलर कर दिया जाए, ठीक है, या क्लीनिंग एजेंट बोल सकता है। ज़्यादा साबुन सरफ या इसको भी अगर कुछ डालोगे, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, नाम से ही आया है, ठीक है, उसको अगर कपड़ा पर दाग उग लग जाता है हटाते हैं, तो ऐसे हम विरंजक को आपको स्पेशली ऐसे बहुत सारे विरंजक का क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप पहले वाले लेक्चर में देखिएगा तो हमने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, इसका कॉमन नाम क्या होता है, क्या है नहीं है, ये सब हम ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो पीछे वाले लेक्चर से देख के आप सीख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाया हुआ नहीं, लेकिन एक चीज़ कहते हैं बेटा, हम बार बार अभी भी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये 3 दिन जो बचा हुआ है, जो समय आपका बचा हुआ है एग्जामिनेशन से पहले, सारा समय हमको दे दो, सारा समय हमको दे दो। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि हमको समय दे दो, मेरा एक भी लेक्चर बीट मत करो, रात दिन बराबर कर दो, रात दिन बराबर कर दो। मोबाइल से चिपक जाओ, जितना डाटा दिया गया है कॉपी कलम लेके भर दो। 70-75 लेक्चर आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा, एक एक चीज़ आप कॉपी में लिख दीजिएगा, परीक्षा दे के आइएगा, क्वेश्चन उठाइएगा और उस लेक्चर से जो कॉपी में लिखे उसको मिला लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। 90 का 90 क्वेश्चन अगर जितना प्रिपेयर करके जाइएगा, जितना दिमाग में डाल के जाइएगा, उतना % बना के आइए, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। बहुत कुछ देखे, बहुत सारे क्वेश्चन पैटर्न देखे, बताते बताते 15 से 20 साल का क्वेश्चन हम आप लोग को करवा दिए। टोटल आइडिया मेरे मानसिक में आ गया कि कहाँ से कब कैसे कैसे उठा के पूछ सकता है। टोटल टॉपिक आपको पढ़ा दिया मैंने। तो एक चीज़ बार बार कहेंगे कि ये समय जो बचा हुआ है वो आप हमको समर्पित कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, सफ़ेद होता। हमने नीला थोथा के विषय में पढ़ा था, ये आपका ब्लू विट्रॉल था। क्या था, नीला थोथा था। सफ़ेद थोथा क्या होता है, जिंक सल्फेट 7H2 होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। ये ब्लू विट्रॉल था, ठीक है, ये आपका ब्लू विट्रॉल है जिसको नीला थोथा कहा जाता है, और ये आपका क्या है, वाइट विट्रॉल है। हमने वहाँ भी चर्चा किया था, आप वहाँ देखिएगा तो हम क्लासीफाई करके वहाँ पहले ही ऑलरेडी आपको बहुत कुछ समझा चुके हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका वाइट श्वेत विट्रॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आगे का क्वेश्चन कहता है कि तेल से लगी आग बुझाने के लिए, जैसे हम आग बुझाते हैं, आप देखते होंगे कि आप क्या बोलते हैं कि दाल को छौंकना रहता है, उसको फ्राई करना रहता है, तो तेल डाल देते हैं, उसमें जीरा डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ज़्यादा देर तक गैस पर रखते हैं तो उसमें आग लग जाता है। तो कहता है कि तेल से जो आग लगता है, यानी किरासन से आग लग जाए, पेट्रोल से कहीं आग लग जाए, डीजल से आग लग जाए, ये सब तेल है, तो उससे जो आग लगेगा तो उसको बुझाने में हम लोग झाग अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ये झाग अग्निशामक क्या होता है, तो आप नमी युक्त सब्सटेंस होता है, नमी युक्त सब्सटेंस होता है जिसमें नमी हो, जो तेलीय सब्सटेंस यानी लिक्विड के फॉर्म में जो सब्सटेंस हो, वैसे सब्सटेंस का हम लोग प्रयोग इसको बुझाने में करते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे, तो झाग अग्निशामक का उपयोग करेंगे। ये सब बहुत सिंपल और बेसिकली सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है। अब कहता है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त गैस होता है। मैंने जो बच्चा
पढ़ा होगा सॉल्यूशन का चैप्टर, हमने 2-3 चीज़ आपको बताया था। जरा सा रिमाइंड कीजिए, जो 12 का बच्चा पढ़ रहा होगा 12 में या पास कर गया होगा उसको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा 10th पास करके आया होगा उसको काफ़ी समस्या होगा। हमने बताया था कि समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाता है, समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस के साथ आपको कौन सा गैस मिला के रखता है, हीलियम गैस को मिला कर ले जाता है। काहे कि नीचे जाने के बाद उसका प्रेशर बहुत कम जाता है, उसका प्रेशर बहुत कम जाता है। तो प्रेशर जब कम जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन हो जाएगा। तो एयर आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगा। आपके बॉडी का जो प्रोसेस, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो उसमें भी प्रॉब्लम होने लगेगा। तो वहाँ पर आपको हीलियम गैस को ऑक्सीजन में मिला दिया जाता है ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, इस समस्या से हम बच सके। तो आपका कहता है कि अंतिम अस्पताल में जब अंतिम अवस्था में लोग रहता है और सांस लेने में उसको दिक्कत होता है, सफोकेशन आ जाता है, खुद से सांस नहीं ले पाता है, तो उस समय क्या किया जाता है, तो ऑक्सीजन तो ऐसा नहीं है कि अस्पताल में जहाँ वो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल होता ही है। जो डॉक्टर उसको इलाज करने के लिए आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए आता है, क्या वो पहले से अपने नाक में लगा के आता है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ होता है, वो तो नॉर्मल में ठीक ही होता है। लेकिन जिसको दिक्कत होता है तो उसको क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को डाल दिया जाता है। हीलियम का अक्रिय गैस है, वो रिएक्शन नहीं करता है उसके साथ और पासेज में मदद करता है और उसको एडिक्वेट जितना अमाउंट में चाहिए उतना उसको मिल जाता है और उससे ब्लड का सर्कुलेशन भी सही होता है और ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से बॉडी में सब जगह जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना हम लोग पहुँचा पाते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन O2 के साथ किसको मिला के रखते हैं, हीलियम को मिला के देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज बेटा छिलका को कहा जाता है। छिलका किसी भी चीज़ का जो छिलका होता है ना वही सेलुलोज होता है, जैसे आलू का छिलका, सेब का छिलका, मटर का, यानी जो भी हो तो वो आपको रेसिन्स वाले जो आपके छिलके वाले सब्सटेंस होते हैं वो सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज होता क्या है, तो एक आपका पॉलीमर होता है, एक आपका बहुलक होता है। सेलुलोज आपका क्या होता है, एक आपका क्या होता है, बहुलक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेलुलोज में आपको क्या पाए जाते हैं, तो सेलुलोज में आपको ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज में आपको ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाएगा वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे सेलुलोज में आपका, तो ज़्यादा मात्रा में जो आपका सेलुलोज में पाया जाएगा वो आपको क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको सेलुलोज में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आप इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम का सुपर फॉस्फेट किस में प्रयोग किया जाता है, तो बेटा कैल्शियम का जो सुपर फॉस्फेट होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस में, उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में, मैन्योर्स के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और जो फसल हम उगाते हैं उसमें कैल्शियम का फॉस्फेट, कैल्शियम का सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फसल उपजाऊ होगा। और किसके रूप में, इसके रूप में करेंगे, विस्फोटक के रूप में नहीं करेंगे, दवाइयों में नहीं करेंगे और स्नेहक में नहीं किया जाता है। किस में किया जाता है, तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब कहता है कि दूध खट्टा होता है, तो दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और यही लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो दूध खट्टा क्यों होगा, तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। दूध में जब तक लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा तब तक आपका दूध खराब होने वाला नहीं है। दूध में जैसे ही आपका लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा वैसे ही दूध आपका फट जाएगा और खट्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कहता है, हरे फलों को, ये भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाना है, यानी हरा फल है जैसे आम है तो आम को तोड़ दीजिएगा तो अपने छोड़ दीजिएगा तो एक लंबा समय लगेगा उसको पकने में, धीरे धीरे पकते रहेगा, धीरे धीरे पकते रहेगा। लेकिन अब मान लो कि पूजा है आ घर में केला काट के ले आया 10 को घर, आ कल परसों पूजा है तो उसको क्या करता है, धुक्कन लगाना शुरू कर देता है, कार्बाइड डालना शुरू कर देता है। तो ये सब जो आप डालते हैं तो ये अपने हिसाब से, ये आपका पकाना या आपके तरीका पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी आए, नहीं तो वो पकेगा ही। ऐसा नहीं है केला लेके आए आप घर में रख दीजिएगा तो 2 4 5 10 15 दिन समय लगेगा तब वो पकेगा। लेकिन आप चाहिएगा कि उसको हम 1 से 2 दिन में पका दे या 2-4 घंटा में पका ले, तो उसके लिए भी बेटा केमिकल का इस्तेमाल करना होता है। और वो कौन सा केमिकल होता है, तो एसीटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। एसीटिलीन कैसे काम करता है ये हम ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुके हैं, जिस को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं उसका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन जो घुमा घुमा के पूछ रहा है बस हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस एंगल तक कहाँ तक घुमा घुमा के पूछा जा सकता है वो आपको समझाया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो कलर होता है वो भी आपका रंग का निर्धारण भी केमिकल ही करता है। इतना ही नहीं, जो आपको केला का कलर, आपको केला का जो रंग होता है वाइट कलर का वो भी केमिकल के कारण होता है।
केला, सेब या नारंगी या फिर आम का जो खुशबू दिखाई देता है, कोई पन्नी में लेके जा रहा है और आपको आम का खुशबू आ गया, तो वो खुशबू भी किसके कारण आता है, तो वो भी केमिकल के कारण आता है। तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है। सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा पल नहीं होगा, कोई ऐसा क्षण नहीं होगा जहाँ केमिस्ट्री के बिना लोग एक पल भी आगे बढ़ सकता हो और उसके बिना उसका ज़िंदगी आगे पीछे बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। उसके बिना आप नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है हमारे केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर कहता है तो कृत्रिम ढंग से आप अपने ढंग से हरे फल को अगर पकाना चाहते हैं तो किस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो एसिटिलीन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, एसिटिलीन का। अब कहता है कि निम्न में से कौन आपका संश्लेषित रेशा नहीं है। संश्लेषित रेशा यानी क्या, जिसको हम लोग संश्लेषित यानी सिंथेटिक वे से जिस रेशा को हम नहीं बना सकते हैं वो कौन नहीं है, तो रेयॉन। ये भी आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पॉलीमर का क्वेश्चन है। 12 का बच्चा जानता होगा, 10th वाला। लेकिन हम इसके विषय में पॉलीमर के विषय में नियोप्रीन हो गया, आइसोप्रीन हो गया, ब्यूना एन हो गया, ब्यूना एस हो गया, नेचुरल रबर हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ये सारा चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित वो भी क्वेश्चन था। सिंपली आपका आंसर लिख दिए हैं। अब देखिए अल्कीन। अब आप जानते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 चीज़ आपने पढ़ा होगा। एक आपका अल्केन होता है। अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, तो अल्कीन का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अल्कीन में नाम में अंतर AEY का होता है, एक आपका अल्काइन होता है, ये 3 चीज़ होता है। तो अल्कीन का फार्मूला होगा CnH2n जनरल। ये तब होगा, ये सारे के सारे फार्मूला तब काम करेंगे जब एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी काम करता है। अदरवाइज आपको ये फार्मूला काम नहीं करता है। और यहाँ पर देखिएगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछ किसका रहा है, अल्कीन का, तो अल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n आपका हो जाएगा। नाम में जब अंतर देखिएगा तो मात्र आपका AEY का अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर इसका अंतर आएगा। और फॉर्मूला में देखिएगा तो 2 कार्बन, यहाँ पर CnH2n+2 था, इससे 2 कार्बन इसमें कम गया और इससे 2 कार्बन यहाँ कम गया। बिल्कुल ऊपर से नीचे जाएंगे तो 2 कार्बन कम जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा था, तो अल्केन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र क्या होगा, तो बी सिंपल। देख रहे हो ना, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ हम बार बार कहते हैं, अभी फिर रिपीट कर रहे हैं कि आपका जो बचा हुआ समय है वो आप हमको दे दीजिए, बिल्कुल डोनेट कर दीजिए। समझिए हम दे दिए, हो गया, मेरा जो करना था हमने कर चुका। अब जो करना है वो सर के हिसाब से करना है। और सर ने कहा है तो बहुत सोच समझ के ही कहा होगा। आप हमको बचा हुआ समय दे दीजिए। आपका जो भी बीता हुआ कल जैसे भी गुजरा हो वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आने वाला कल अच्छा गुजरेगा, इसका गारंटी हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एयर कंडीशन, गर्मी का समय है, एयर कंडीशन का नाम सुना है ना। AC लगाएगा तो बड़ी आनंद पाएगा। गर्मी में AC लगाओगे तो बड़ी आनंद पाओगे। और बिजली बिल से हमेशा क्या होगा, हमेशा कष्ट ही पाओगे। जितना सुख लोगे AC से उतना बिजली बिल तुमको कष्ट देगा। खैर कोई बड़ी बात नहीं, अब तो ऐसे AC आ रहा है जो कम वोल्टेज में चलता है। तो बेटा AC में ऐसा क्या पाया जाता है कि वो हवा को ठंडा कर देता है। तो AC में आपका एक गैस डाला जाता है। AC में क्या किया जाता है, एक गैस का उपयोग किया जाता है एयर कंडीशन में। वो गैस जिसको हम लोग, जो AC में गैस इस्तेमाल किया जाता है, उसी गैस को हम लोग प्रशीतक या फिर रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो AC के अंदर जिस गैस का उपयोग किया जाता है उस गैस को प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। और वो गैस जो यूज किया जाएगा, जिसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, वो गैस कौन सा गैस होता है, तो फ्यून गैस होता है। आपको लिखा हुआ है ये फ्यून गैस। फ्यून गैस का सिंबल क्या लिखते हैं, तो R22 लिखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देके आपको R22 ऑप्शन देता, तब भी हम किसको टिक करते, इसी को टिक करते। आपसे ये हो सकता था, पूछ सकता था कि R22 जो है वो किस गैस का नाम है, तो यहाँ पर लिख सकते थे हम लोग क्या, फ्यून गैस। कौन सा गैस, फ्यून गैस। ऐसे भी पूछ सकता था कि R22 का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो डायरेक्ट लिखिएगा हवा को कूल करने में, यानी हवा को ठंडा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पूछेगा कि R22 गैस का इस्तेमाल
किस तंत्र में किया जाता है? तो एसी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो एसी में किया जाता है। इसको R22 नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो रेफ्रिजरेंट एक गैस होता है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? एक गैस होता है जिसका उपयोग हम लोग एसी के अंदर हवा को ठंडा करने के लिए, एसी में हवा को ठंडा करने के लिए किया करते हैं। उसी को हम लोग प्रशीतक या फिर रेफ्रिजरेंट कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद तो एयर कंडीशन जो आप यूज करते होंगे वो आपको पता चल गया होगा। ये इसकी कहानी ख़त्म, एयर कंडीशन का कहानी ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्या कहता है? एलपीजी में कौन सा गंदगी है? बेटा एलपीजी गैस जो होता है, एलपीजी गैस जिसके विषय में हम बताने जा रहे हैं, यह आपका एलपीजी गैस नाम से परिचित होगा, आपके घर में रखा हुआ होगा, सब यूज करते हैं। तो एलपीजी गैस आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होगा इसका कोई स्मेल नहीं होता है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कोई खुशबू नहीं होता है, इसका कोई ना खुशबू होता है ना बदबू होता है, सुगंध होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सुगंध नहीं होता है। तो आपके घर में अगर मान लीजिए गैस लीक कर जाता है तो आग लग जाएगा। नॉर्मली उसका उपयोग हम लोग करते हैं। जब घर में आग लग जाएगा तो आपके लिए वाइटल प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं किसी के लिए भी। ये सब क्या है? डेंजरस चीज़ है, ये सब आप कानून का चीज़ है। ऐसा ना हो कि किसी के साथ ऐसा घटना घटे, ठीक है। लेकिन तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसमें एक गंधयुक्त गैस को डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग इथाइल मरकेप्टाइन गैस बोलते हैं। और मरकेप्टाइन गैस आपका गंधयुक्त गैस होता है। वो उसमें इसलिए डाल दिया जाता है कि किसी कारणवश अगर आपका गैस खुला रह जाता है, जैसे आप आग जलाते हैं, नीचे से रेगुलेटर खोल दिए और उसके बाद आप जलाएं और हवा का झोंका आया, आग उसको बंद कर दिया, ठीक है, और उसके बाद गैस तो निकलते ही रहेगा, नहीं गैस निकलते रहेगा। तो आपको तुरंत कहीं से लीक कर गया, पाइपें डैमेज हो गया, रेगुलेटर डैमेज हो गया, आप चूल्हा खोल दिए, कोई बुला लिया, माचिस नहीं धराए तो गैस निकलना शुरू हो जाए। तो आपको जो सुंघाई देता है और आप बोलते हैं कि देखो गैस खुला हुआ है घर में, खुशबू गैस का आ रहा है, तो वो बेटा एलपीजी का खुशबू नहीं होता है। वो किसका खुशबू होता है? तो उसमें एक गैस डाला जाता है जिसको इथाइल मरकेप्टाइन बोलते हैं। और इस गैस का खुशबू होता है, इसको इसीलिए डाला गया है कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो। यह आपका कार्बन सल्फाइड कंपाउंड होता है। ये गैस आपको कार्बन और सल्फर की मदद से बना होता है। इसका केमिकल फार्मूला CH3CH2SH भी। यहाँ पर अगर नाम नहीं देता, केमिकल फार्मूला ही दे देता C2H5SH, ठीक है, C2H5H अगर डायरेक्ट लिख देता तब भी हम इसी को टिक करते। इसको इथाइल क्या बोला जाता है? इथाइल मरकेप्टाइन कहा जाता है, C2H5OH। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो यही गंधीय पदार्थ जिसको ऑर्गेनिक सल्फाइड कंपाउंड कहा जाता है। ऑर्गेनिक सल्फाइड यानी कार्बनिक सल्फाइड यौगिक आपको एलपीजी में डाल दिया जाता है। इसीलिए डाला जाता है कि वो अगर लीक करेगा तो इसके गंध से हम पहचान सके और पता लगा सके कि आपका गैस लीक किया हुआ है और कोई बड़ा हादसा होने से टाला जा सकता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं को परिरक्षण में यानी फूड को प्रिजर्व करने का काम कौन करता है? आपको एक चीज़ पता होगा, मैं पहले भी रिपीट किया था, आज भी रिपीट करता हूँ कि जब मैं घर में खाना बनाता हूँ, ठीक है, वैसे तो एक से एक खूबसूरत लेक्चर हमने आपको केमिस्ट्री का डिलीवर किया है और पूरा रामायण कहानी प्रवचन की तरह पूरा ऑपरेट करके, पूरा ऑपरेशन करके सब चीज़ दिखाया है, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाया है। तो आप अगर घर में खाना बनाते हैं तो गर्मी के समय में आप देखते होंगे बहुत जल्दी दूध फट जाता है। खाना बनाइएगा, खाना आपका स्पॉइल कर जाएगा, वो खट्टा हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। देखने में भी उसका क्या होगा? कलर आपका डिस्कलर कर जाएगा, खाने योग्य नहीं बचता है। तो उसका क्या कारण होता है कि उसको बोलते हैं कि ख़राब कर गया, नहीं बासी हो गया, ख़राब कर गया, तो बहुत जल्दी स्पॉइल कर जाता है। लेकिन वही चीज़ आप देखिए कि आप घर में उसको स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, लेकिन कंपनी जो बना के भेज रही है आपके पास, लेज भेज रही है, आलू का चिप्स बना के भेज रही है, मकई का लेज बना के भेज रही है, मूंग के दाल का आपको मूंग दाल बना के भेज रही है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स आपको जेम बना के भेज रही है। और बहुत सारे खाने का, अब तो चिकन का भी बहुत सारे आइटम्स जो है वो आपको कंप्लीट होके, अब कुछ दिन बाद आपको खाना आते ही हैं, तो खाना का भी सारा आइटम आपका कंप्लीट होके आता है। वो 6-6 महीना का एक्सपायरी डेट लिखती है। इसका मतलब 6 महीना तक उसके लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए क्या डाला जाता है? जो आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स होता है, जो फूड को संरक्षित करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है, उसकी एबिलिटी
वैलिडिटी देख के वहाँ पर लिख देता है कि मैन्युफैक्चरिंग इस डेट का है और इतना डेट तक चलेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या करता है कि केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। तो कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं को परिरक्षण करता है। जैसे अचार उचार है, आप देखते होंगे, या वैसे सिंपली आप नमक किसी चीज़ में डाल देते हैं तो वो प्रिजर्व होकर अचार में बचाने के लिए क्या बार बार तेल डालते रहते हैं। तो वैसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम डालते हैं तो हमारे फूड को प्रिजर्व करता है। आपका साइट्रिक एसिड दिया हुआ है, हो सकता था साइट्रिक एसिड का आपको फार्मूला पूछ देता, CHO CO2H या CH2CO2H होल 2 के बराबर ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। तब ये भी आपको जानना है, ये भी आपको जानना है, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड, मैंने पोटेशियम क्लोराइड को पिछले लेक्चर में इतना अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया है, इतना कुछ पोटेशियम क्लोराइड के विषय में बता दिए हैं जितना आप लोग आकलन नहीं कर सकते थे। जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर आपको दिया गया है मॉडल पेपर नंबर 13, जिसको जहां दिक्कत होगा उसको उलट के देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का पूरा हिस्ट्री हम उल्टा के वहां रख दिए हैं, यहां उसको नहीं समझाएगा। सोडियम क्लोराइड आप जानते ही, साधारण नमक जो घर में खाते हैं, और सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट का पीएच मान जो होता है ये आपका एसिडिक पीएच रखता है, ऑलरेडी इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, और सोडियम बेंजोएट का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आप अपने घर में भी अगर खाना बनाते हैं और मान लो कि विद्यार्थी लाइफ में है, कुछ भी है, खाना बनाते हैं, सुबह से शाम तक खराब हो जाता है या 2-3 दिन स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वैसे तो हम बहुत चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे फ्रिज में डाल देते हैं। तो बेटा फ्रिज में आप डालिएगा तो जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ है जिसके कारण आपका खाना खराब होगा तो वो तो केवल ठंडा करेगा। तो ठंडा में जो बैक्टीरिया नहीं पल सकता है उससे आप खाना को बचा सकते हैं। और अगर उसको आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वही बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी उसका मरेगा। जो गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो मर जाएगा। तो ठंडा में ठंडा वाला नहीं पनप सकता है, गर्मी में गर्मी वाला नहीं पनप सकता है। लेकिन जो गर्मी में ठंडा, गर्मी में जो मतलब जो गर्मी में पनपने वाले बैक्टीरिया हैं, जो गर्मी में ही पनपते हैं, वो तो आपको गर्मी में पनप जाएगा। गर्मी में नहीं पनपने वाला को गर्मी से मार सकते हैं। ठंडा में जिसका विकास नहीं होगा, ठंडा जो बर्दाश्त नहीं करेगा वो ठंडा से मर जाएगा। लेकिन जो ठंडा में ही टॉलरेट करता है, ठंडा में ही उसका विकास होता है, वो तो आपके भोजन में रह जाएगा। तो फ्रिज में भी रख के लॉन्ग टाइम तक उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं, बाहर में रखते भी लॉन्ग टाइम तक उसको बचा के नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप अगर सोडियम बेंजोएट को उसमें डाल दीजिएगा तो आपका फूड प्रिजर्व हो जाएगा और एक लॉन्ग टाइम तक उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, आप उसको खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि रेडियन के नाभिक में होता है। तो रेडियन का क्या होता है बेटा, रेडियन का Ra आपका एटॉमिक नंबर 88 होता है और एटॉमिक मास आपका कितना होता है, एटॉमिक मास आपका 226 होता है। तो प्रोटॉन नाभिक में क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में बेटा हमारे पास न्यूक्लियस में दो चीज़ पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन पाया जाता है, दूसरा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना हो गया 88 को, और न्यूट्रॉन कितना पाया गया, तो एटॉमिक मास कितना है 226। 226 में प्रोटॉन को घटा दीजिए तो बचा क्या, न्यूट्रॉन। तो जैसे ही घटाइएगा तो 138 आ जाएगा, कितना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से 138 पाया गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 138 पाया गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना पाया गया, 88 पाया गया। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पूछ रहा था कि रेडियम के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो नाभिक के किसी भी चीज़ के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। रेडियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे यूरेनियम का अगर पूछ देता कि यूरेनियम के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं 235 का, तो प्रोटॉन कितना हो जाता है, प्रोटॉन 92 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता, तो घटा दीजिए, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 13 में से 9 गया तो क्या आ गया 4 आ गया। 143 आपका क्या होगा, 143 इसमें न्यूट्रॉन हो गया और प्रोटॉन 92 हो गया। वैसे ही आपका किसी का भी पूछ देगा, जैसे आपको पूछ देगा कि सोडियम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो 11 होता है, 23 होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 11 हो गए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 23 में से 11 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो इतना इलेक्ट्रॉन और इतना प्रोटॉन पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंटिन्यू बार बार रिपीट करके पूछता है, तो ये आप आज के बाद कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं होने दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IUPAC नाम लिखना है, कंपाउंड का IUPAC नाम जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा बताने की आवश्यकता नहीं। अब इसका गौर से सुनो, कुछ सोच समझ के दिया होगा। जहाँ पर ये बोन लाइन स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर में तोड़िएगा तो CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, O है और यहाँ पर R हो गया। ये बेटा COOR जो होता है ना,
ये COOR क्या होता है, इथेनोएट ग्रुप होता है। इथेनोएट ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, इथेनोएट ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, इथेनोएट फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आर का नाम सबसे पहले लिख देते हैं। आर का नाम क्या करते हैं, सबसे पहले उतार देते हैं, सबसे पहले उतार देते हैं। यह हमने पहले भी सिखाया है, पहले उतार देंगे, ठीक है, उतार देंगे। तो यहाँ पर आर का नाम जो होगा वो एक कार्बन है, तो यहाँ पर आर के जगह पर जो लिखा गया होगा CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH3 है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेगा। तो सबसे पहले जो आप इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम आप क्या लिख दीजिएगा, ज़रा वो ध्यान से देखिएगा। इसका जो नाम आप लिखिएगा वो आपका क्या है, तो मिथाइल है। क्या है, मिथाइल, ठीक है। अब उसके बाद बचा तो नंबरिंग करो 1 2, तो 1 2 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इथेन, ठीक है। और कौन सा ग्रुप है, नोएट ग्रुप है, तो OAT को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। कौन सा ऑप्शन होगा, मिथाइल एथेनोएट। समझ में आ गया। तो ये आपका इथेनोएट ग्रुप का क्वेश्चन था, कैसे कैसे आया वो हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसमें सहसंयोजन एवं आयनिक बंधन दोनों वर्तमान है, ठीक है, यानी दोनों बॉन्ड पाया गया है। कौन सा बंधन, आपका सहसंयोजन बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड भी पाया गया है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाया गया है। और आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछ रहा है और आयनिक बॉन्ड पूछ रहा है। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। किसके में बनेगा, मेटल नॉन मेटल के बीच में। तो ये आपको क्या करना होगा, तोड़ के देखना होगा। जैसे कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, कार्बन Cl4, तो कार्बन हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया। ये सिंगल टाइप का बॉन्ड है, दो टाइप का बॉन्ड पूछ रहा है। यहाँ कैल्शियम है, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, बन गया। यहाँ पर कैल्शियम है और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कार्बन है और उसके बाद 3 ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको 3 ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो कैल्शियम तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो कैल्शियम के साथ लोग कार्बन 2 बॉन्ड बना दिए। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, तो उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो CO3 बचता है। क्या बचता है, CO3 बचता है। तो CO3 जब बनाएगा बॉन्ड, तो एगो मान लो कि इसके साथ ये जुड़ गया, बाद बाकी जो 2 जुड़ेगा वो 2 कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो 2 ये बॉन्ड बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर Ca2 प्लस और O2 माइनस, इसके बीच में, तो ये बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड इसको बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो सहसंयोजन बंधन ये हो गया और आयनिक बंधन ये हो गया। तो किस में पाया गया, और H2O में जो आपका बॉन्ड पाया जाता है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले बताए हैं। तो कौन सा, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आया, C इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, आ गया समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए क्या कहता है, Al2SO4 होल थ्राइस, यानी आपका क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट। कितना, एल्युमिनियम सल्फेट आपका दिया हुआ है। कहता है कि इसका ऑक्सीजन प्रतिशत निकालना है। तो बेटा ऑक्सीजन प्रतिशत निकालने के लिए सबका मास निकालिए। तो एल्युमिनियम का मास कितना होता है, तो 27 होता है, ठीक है। सल्फर का मास कितना होता है, तो 32 होता है। और आपका ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो 16 होता है। अब कितना कितना दिया हुआ है, तो 2 एल्युमिनियम है, तो 2 एल्युमिनियम, तो 27 को 2 से गुना करो, कितना हो गया, 54। ध्यान से देखिएगा हम कैसे समझा रहे हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल है। सल्फर आपका कितना है, तो 3 है, तो 3 से गुना करेगा, इसको 3 से करेगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन कितना है, तो 4 3 12 है, तो 12, 16 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 गुने 12 कीजिए, 16 गुने 12 कीजिए, 12 छक 72, 12 7 19, यानी 192 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 6 6 6 4 10 आ 2 12 हो गया, 9 9 18 आ 5 18 आ 2 20 आ 3 23 आ 1 24 हो गया, आ 1 2 आ 1 3 हो गया, 342 आ गया। कितना आ गया, 342 आ गया। आप पूछ किसका रहा था, पूछ आपको किसका रहा है, तो पूछ रहा है ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, तो ऑक्सीजन का मात्रा आपका 192 है, ठीक है। और टोटल मास इसका कितना है, तो 342। आप पूछ क्या रहा है, परसेंटेज, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना भाग कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटते हैं, नहीं कटेगा, चलिए 2 से काटते हैं, 2 9 18 और 2 छक 12, 2 से काटिएगा, 2 इकाई 2, 2 7 14, 2 इकाई 2, ठीक है। आपको कितना आ गया, तो 9600 अपॉन 171, 9600 को
171 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। 171 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में लगाइए इसको, तो ये 5 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 3 आया, 5 3 8 हो गया। ठीक है, इसको घटाइएगा तो आपका ये 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये आपका 0 हो गया 1 हो गया, 105 आ गया। अब इसको फिर कितना बार लगाइएगा, तो 6 बार लगा दीजिए, 6 बार लगा दीजिए, तो 6 बार लगाइएगा तो 6 आ गया, 6 सत्ते 42, हाथ में 4, 6 इकाई 6 और 4 10, इतना आ गया। आपको घट के कितना आया, तो 24 आ गया। फिर आप डेसिमल डाल दीजिए, 0 आ गया। ठीक है, तो लगभग आपको 56.18, तो कितना परसेंटेज होगा, 56.18। तो बी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे आप कहता है निम्नलिखित में कौन उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन मतलब क्या, जो आपको वैसा केमिकल रिएक्शन आपको इसमें पूछा जा रहा है जो आपका उभय अपघटन अभिक्रिया है। जरा सोच के बताओ तो कौन सा अभिक्रिया होगा। हमको तो जैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपका ये अभिक्रिया होगा AgNO3। आपका उभय अपघटन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी टर्म है वो आपका पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल करने वाला है। AgNO3 है, इसको आप तोड़िएगा तो ये टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। ध्यान से देखिएगा, NO3 माइनस। वैसे ही आपका NaCl है, तो NaCl को आप अगर तोड़ दीजिएगा तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ बना क्या लिया, तो देखिए पहले भी आपका उभय अवनिष्ठता प्लस माइनस, बाद में भी प्लस माइनस, यही तो पूछ रहा था। कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, बहुत ही छोटा सा और खूबसूरत क्वेश्चन था। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, तो सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक हमने बताया था FON-Cl, याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 किसका होता है, तो आपका फ्लोरीन का होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, फोन होगा। वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चर्चा होगा तो आप याद रखिएगा FON-Cl, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। और सबसे मैक्सिमम किसका होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो फ्लोरीन का होता है। यूनिक एलिमेंट होता है, डेंजरस होता है, बहुत कुछ हम आपको बता चुके हैं उसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2000 ग्राम, यानी कितना ग्राम, 2000 ग्राम Fe2O3 है, ठीक है, में Fe की मात्रा है, परमाणु संख्या दिया गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आपको निकालना क्या होगा, पहले आप फॉर्मूला लिखिए। Fe2O3 आपका दिया गया है। आयरन का मास 56 है, तो आयरन का कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 2 आयरन है तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। वैसे ही आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 48। टोटल कितना आ गया, तो 160 आ गया। टोटल कितना आ गया, 160। अब आपको पूछ रहा है कि 2000 ग्राम Fe2O में किसका, Fe का मात्रा। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, यहाँ जो लिखा गया है इससे ये पता चला कि 112 ग्राम Fe आपको कितना, 160 ग्राम Fe2O3 में पाया जाता है। टोटल 160 ग्राम है, ये कितना पाया गया है, तो 112 ग्राम। ठीक है, तो आपको 200 ग्राम Fe, तो इसको उलट दीजिएगा, यानी आपको इससे पता चला कि 160 ग्राम Fe2O3 में Fe कितना पाया गया, 112 ग्राम Fe आपका पाया जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम Fe2O3 में आपका Fe कितना पाया जाएगा, तो 112/160 ग्राम Fe आपका पाया जाएगा। आपको पूछ कितना ग्राम में रहा है, तो 2000 ग्राम में, तो 2000 ग्राम क्या, Fe2O3 में Fe कितना पाया जाएगा, तो 112/160 गुने 2000 ग्राम आपका Fe पाया जाएगा। इतना ग्राम आपका क्या होगा, Fe पाया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, एगो शून्ना गायब हो गया, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 चौका 16, 4 7 28, 7 दूनी 14, यानी कितना, 1400 ग्राम आपका Fe पाया जाएगा। 2000 ग्राम Fe2O3 में Fe कितना पाया जाएगा, 1400 ग्राम पाया जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार नहीं करता है, यानी न वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और न ही वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा। न वो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज यानी क्या, न दूसरे को ऑक्सीडाइज होने देगा और न
दूसरे को रेड्यूस होने देगा, यानी खुद भी ऑक्सीडाइज रेड्यूस नहीं होगा। जब खुद रेड्यूस होता तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता, खुद ऑक्सीडाइज होता तो दूसरे को रेड्यूस करता, यानी न वो खुद ऑक्सीडाइज होगा न रेड्यूस होगा और न दूसरे को ऑक्सीडाइज होने देगा और न रेड्यूस है। यानी क्या, सीधा सा बात है, न खुद जिएंगे न दूसरे को जीने देंगे, न खुद मरेंगे न दूसरे को मरने देंगे। सीधा सा बात है, हमारे साथ जो होगा वही दूसरे के साथ होगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एक चीज़ भूलिएगा नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, एक तो शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। जो बचा हुआ समय आपका जो बचा हुआ है वो समय हमको दे दीजिए। हम बार बार ये समय का डिमांड कर रहे हैं कि हमने जो इतना मेहनत किया और सब चीज़ किया, तो उसमें आपके बेहतर रिजल्ट के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि आप जो बचा हुआ समय है वो समय हमको डोनेट कर दीजिए। हमको क्या कीजिए, डोनेट कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं, जो होना था वो हो गया, बाद बाकी 2-3 दिन में क्या कर लोगे। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं उस हिसाब से अगर 2-3 दिन चलिएगा, बेटा 70-75 लेक्चर है, 75 का 75 लेक्चर आपको प्रत्येक लेक्चर में कम से कम तो 30-35 और 40 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन भी आपको करवाया गया, 100 क्वेश्चन भी हम करवाए हैं। आप उसको देखिएगा, थ्योरी को देखिएगा, आपको 1 आवर प्लस 2 आवर प्लस के लेक्चर्स हैं, आप उसको एक्यूमुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया है। ठीक है, तो आप बेहिचक होके बिल्कुल शांति मूड से ट्रस्ट करो, हम पर विश्वास करो और आप हमको बचा हुआ समय दे दीजिए। एक एक लेक्चर को देख जाइए, आंख बंद करके इसको देख जाइए, आप देखिए आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। अब क्या कहता है कि व्यवहार करेगा तो कौन सा होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस नहीं, ये O2 आपका नहीं ऑक्सीडाइज होगा, नहीं रेड्यूस होगा, ना दूसरे को होने देगा न ही खुद भी होने का काम करता है। अब कहता है कि सल्फर आवर्त सारणी में किस वर्ग में पाया जाता है। तो बेटा 1A ग्रुप जो S ब्लॉक होता है, S ब्लॉक में 2 गो होता है। एक आपका यहाँ पर 1A ग्रुप होता है और दूसरा आपका 2A ग्रुप होता है। 3A जो चला जाता है वो सीधा P ब्लॉक में चला जाता है। P ब्लॉक में आपका क्या हो जाता है, तो 3A हो जाता है, उसके बाद आपका 4A हो जाता है, तब आपका 5A हो जाता है, तब आपका 6A हो जाता है और तब आपका 7A हो जाता है और देन आफ्टर लास्ट को इनर्ट ग्रुप या ऑक्टेट ग्रुप या जीरो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, ये होता है, उसको 8A भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका इधर हीलियम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद नियॉन के बाद आपका क्या आ जाएगा, नियॉन के बाद आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। हमको किसका पूछ रहा था, तो हमको पूछा जा रहा था किसका, कि सल्फर किस आवर्त सारणी में आता है। तो जा, सल्फर किस आवर्त सारणी में आता है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सल्फर किस आवर्त सारणी में आता होगा, आपको दिखाई दे रहा है। पूछेगा सल्फर किस आवर्त सारणी में, तो 6A में आ रहा है। किस में आ रहा है, 6A में आ रहा है। आंसर आपका 6A हो गया, ये तो हमने क्लियर कर दिया। अब पूछेगा सल्फर किस ब्लॉक में आता है, तो सल्फर किस ब्लॉक में आएगा, पूछेगा कि सल्फर किस ब्लॉक में आएगा, तो सल्फर बेटा P ब्लॉक में आएगा। किस में आएगा, P समूह में आएगा। किस में आएगा, तो P समूह में आएगा। सल्फर आपका P ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। किसका एलिमेंट हो जाएगा, P ब्लॉक का एलिमेंट आपका सल्फर होगा। पूछेगा मेटल है कि नॉन मेटल, तो P ब्लॉक के एलिमेंट आपको नॉन मेटल होते हैं, यानी अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेगा तो मिनिमम -2 हो जाएगा, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर होगा, तो वो 6 में है, तो ये आपका +6 होगा। हो क्या सब सकता है, तो -2 +2 +4 और +6, यानी सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 6 भी इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से दे सकता है। तो ये कहानी आपका किसका था, तो ये आपका सल्फर का कहानी था। इस प्रकार आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा जो एपिसोड था, ये जो एपिसोड था केमिस्ट्री के मॉडल पेपर नंबर 15 का, वो आपको लास्ट कर गया। और मैं पहले एक चीज़ फिर से निवेदन करता हूँ, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग जो बचा हुआ समय है वो हमको डोनेट कर दीजिए, वो समय हमको दे दीजिए 2-3 दिन में। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, अब
टू द पॉइंट सीधा निकालिए लेक्चर को, कॉपी कलम निकालिए और जितना कुछ हम करवा चुके हैं उसको रिवाइज करना शुरू करो, वो सारा रिवीजन करवा देगा। आप चाह के भी जितना नहीं कर सकते हैं वहाँ तक वो टोटल रिवाइज करवा देगा। मैथ के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, उसका क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जहाँ से भी पढ़े हैं या तो हमको दे दीजिए समय पूरा, और नहीं तो आप जहाँ से पढ़े हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जिस पर आपको लगता है कि हमको कमांड अच्छा है, उसी चीज़ को रिवाइज कीजिए। नया कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। नया कुछ देखना भी है आप अगर चाहते भी हैं तो मैं जो सुबह शाम और कंटिन्यू जो आपको लेक्चर दिए जा रहा हूं, ये सारे डिलीवर्ड लेक्चर को आप क्या कीजिए, शांति से देखिए, पॉज करके देखिए, खुद से देखिए। इसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप लास्ट तक एग्जामिनेशन देने जाने से पहले तक भी हमको कमेंट कीजिएगा। तो जाने से पहले तक आपका जो भी समस्या होगा वो सारे समस्या का समाधान हम करने में इच्छुक है, आराम से कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे गए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको थ्योरी का क्वेश्चन था, आपने देखा कि वो थ्योरी का क्वेश्चन क्या सब था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक खूबसूरत सा जो लेक्चर था, उस खूबसूरत सा लेक्चर का क्या हुआ, अंत हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग को करना क्या है, तो बिल्कुल जो लेक्चर आपको दिया गया है बिल्कुल उसी लेक्चर को क्या करना है कि आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, उस लेक्चर को कंटिन्यू आप रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, सोचते समझते रहिए। जो आप पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि सर कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, तो आप जो बचा हुआ समय है वो टोटल हमको दे दीजिए और एकदम कंटिन्यू एक बगल से जितना आपको लेक्चर स्टेप बाय स्टेप दिया गया, हमने जो सब थ्योरी पढ़ाया उसको आप कंटिन्यू टोटल रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसको आप देखे हैं, कंटिन्यू पढ़े हैं। दोबारा तिबारा देखिएगा तो आपको सीधा सीधा दिमाग में अपने से लिखा हुआ कॉपी, अपने से बनाया हुआ नोट्स एक बार जब उलटता है तो वो तुरंत सीधा दिमाग में कॉपी उतर जाता है। मान लो किसी चीज़ को कहीं से डाउनलोड करते हो तो उसको एडजस्ट करने में समय लगता है, लेकिन कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड या किसी चीज़ में पहले से कोई चीज़ डाला हुआ है तो उसको डायरेक्ट खोलेगा तो तुरंत आपको दिखा देगा। लेकिन नहीं है तो डाउनलोड करेगा, फिर उसको एडजस्ट करेगा, फिर उसको एडजस्ट करने के बाद तब उसको स्टोर कर लेगा, तब जाके उसको खोलना शुरू करेगा। तो नया कुछ नहीं करना है, आप जो भी पढ़ चुके हैं बिल्कुल उसी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, उसी को रिपीट कीजिए। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है उसको रिवाइज कीजिए। और मैं जो दिया हूँ 70 का 70 अभी भी कहते हैं यार पूरा देख लो, 70-80 एपिसोड आपको दिया गया, टोटल का टोटल ऑफिस एपिसोड को चाट जाइए, बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ और बाद में भी दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ प्लेटफॉर्म आपको जाने वाला नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हंसते मुस्कुराते खाते पीते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।